प्रिय पाठकों, आप सभी का मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष अनामिका द्वारा रचित कविता बेजगह लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए, हमेशा की तरह कविता के व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी मुख्य बातों को जान लेते हैं। अनामिका जी ने इस कविता के माध्यम से समाज में बहुत सारी ऐसे घटनाओं को चित्रित किया है जो कि स्त्रियों से जुड़ी है। इस कविता के माध्यम से अनामिका जी ने समाज में खासकर स्त्री की वास्तविकता का परिचय दिया है। अगर हम देखें तो आसपास की दैनिक घटनाओं से लेकर मन के अथाह सागर तक के स्त्री कहानियों को इस कविता में प्रकट किया गया है। इस कविता में शिक्षा व्यवस्था के आरंभिक पाठों पर व्यंग्य करते हुए कवि ने इस कविता में स्त्री के संघर्षमय जीवन का इतना गहरा मनोभाव व्यक्त किया है कि कोई तीखी नजर रखने वाला व्यक्ति ही इसे समझ पाएगा। कवित्री यह कहती है कि मनुष्य का कितना भी कठिन समय हो, उसका गृहस्थ विवेक खत्म नहीं होता। एक आदमी का हृदय कितना भी क्रूर क्यों ना हो, परंतु परिवार का सुख उनकी प्राथमिकता होती है। कवित्री अपनी इस कविता में कहती है कि लड़कियों का बेजगह होना उन्हें बालपन में ही समझा दिया जाता है, और जिस प्रकार कंघी में फंसे हुए बालों और बढ़े हुए नाखूनों को काट कर फेंक दिया जाता है, वैसे ही मेरा यानी कि हम लड़कियों का भी वही स्थान समाज में है। हमारी शिक्षा व्यवस्था के शुरुआती समय ही हमें सिखा दिया जाता है कि हमें लड़कों के हमेशा पीछे रहना है। इनमें हमारा यानी कि समाज का ध्यान ही नहीं जाता और हमारा दिमाग अर्थात समाज इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुका होता है, और यह भेदभाव घर परिवार से ही शुरू होता है। हमारे घर में हम उम्र भाई को राजकुमार और बहन उसकी चाकरी करेगी, यह बचपन से ही हमें सिखाया जाता है। हम लड़कियों को शुरुआती दिनों से ही यह सिखाया जाता है कि वे अस्तित्वहीन होती है और उन्हें स्वयं हवा, धूप और मिट्टी की तरह समझना है कि उनका जब जैसे इस्तेमाल हो जाए और जो चाहे उस रूप में उन्हें प्रयोग करे या ना करे, ऐसी सोच रखना, और यह सामाजिक विडंबना है। यह कविता में बाल्यकाल से ही अप्रत्यक्ष रूप से कहीं शिक्षकों के माध्यम से तो कहीं अभिभावकों द्वारा समझा दिया जाता है कि कन्याएं उसी तरह बेकार है जैसे बढ़े हुए नाखून काट कर फेंक दिए जाते हैं, और इसे सुन समझकर सारी लड़कियां डर भी जाती है। वहीं घर पर उन्हें हवा, धूप और मिट्टी कहा जाता है। वे जरूरी तो है, किंतु केवल जरूरत के मुताबिक ही। तो इस प्रकार से कवित्री अनामिका जी ने हमारे समक्ष स्त्रियों के दशा का उल्लेख किया है। तो आइए इस कविता के पठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केस, औरतें और नाखून। अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्ति अनामिका द्वारा रचित कविता बेजगह से लिया गया है। इन पंक्तियों में लड़कियों को बचपन से ही सिखा समझा दिया जाता है कि वे अस्तित्वहीन और तुच्छ हैं। आइए व्याख्या की ओर बढ़ते हैं।
इन पंक्तियों में कहा गया है कि लड़कियों को बालपन से ही समझा दिया जाता है कि जो अपनी जगह से गिर जाते हैं वह कहीं के नहीं रहते। जैसे बाल अगर टूट जाते हैं या काट दिए जाते हैं तो वे बेकार हो जाते हैं, और नाखून भी जब अंगुलियों से काट दी जाती है तो किसी काम के नहीं रहते। उसी प्रकार औरतों का भी अस्तित्व होता है। आगे कवित्री कहती हैं कि और यह संस्कृत हमें हमारे शिक्षक किसी श्लोक की व्याख्या करके समझा गए, अर्थात उनके संस्कृत टीचर उनके कक्षा में यह सिखाते हैं कि औरतों की क्या जगह है। संस्कृत टीचर कहते हैं कि एक लड़कियों को किस तरह से दबकर लड़ना है, और यह सुनकर हम लड़कियां अर्थात कवित्री अपनी जगह डर कर सहम जाती है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में समाज के कुरूप चेहरे को दिखाते हुए संस्कृत शिक्षक द्वारा श्लोक के माध्यम से लड़कियों के अस्तित्वहीन होने की बात कही जा रही है, और बाल्यकाल से ही दिल दिमाग में इन विचारों को स्थापित कर दिया जाता है कि लड़कियों को दबे हुए अपने स्थान पर ही सदा रहना है। तो आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। जगह जगह क्या होती है यह वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही। याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का। राम पाठशाला जाता है, राधा खाना पका, राम आ तमाशा बतासा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा। आहा नया घर है, राम देख यह तेरा कमरा है, और मेरा ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, इनका कोई घर नहीं होता। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जब मैं पहली कक्षा में ही छोटी बालिका थी तभी से स्कूलों में हमें यह पाठ के द्वारा बताया जा चुका था कि लड़कियों की कोई जगह नहीं होती। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि हमें पहली कक्षा से ही सिखाया जा चुका है कि लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं होती। जब हमें पहली कक्षा में अक्षर ज्ञान कराया जाता था तभी सिखा दिया गया कि राम यानी लड़का पाठशाला जाएगा, मिठाई खाएगा, नया घर पाएगा, व्यक्तिगत कमरा मिलेगा, और राधा यानी लड़की खाना पकाएगी, सफाई करेगी, बिस्तर लगाएगी, और तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा क्योंकि तू तो मिट्टी, हवा और धूप है, जिसका कोई घर नहीं होता। और पगली अपने आप को भैया जैसा ना समझ। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो इन पंक्तियों में लड़कियों को हवा, धूप और मिट्टी कहा गया है क्योंकि यह तीनों ही मनुष्य के लिए अति आवश्यक होते हैं, किंतु मनुष्य इन्हें अपनी जरूरत के अनुसार लेता है। लड़कियां घर, समाज और परिवार का अनिवार्य अंग है, किंतु ज़रूरत के मुताबिक समाज में इसका केवल इस्तेमाल ही करते हैं। आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कोई सी जगह। कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है। कटे हुए नाखूनों कंघी में फंसकर बाहर आए केसों सी एकदम से बुहार दी जाने वाली। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग,
कुछ प्रश्न पीछे खड़े थे, वे भी छूटे। छूटती गई जगहें, लेकिन कभी भी तो नेलकटर या कंघियों में फंसे पड़े होने का एहसास नहीं हुआ। आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कवित्री ने समाज और लोगों की दकियानूसी मानसिकता का परिचय दिया है, जो औरतों को समाज का अनावश्यक अंग समझते हैं और उसके व्यक्तित्व को नकारते रहते हैं। आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि समाज में औरतों के लिए कोई स्थायी घर नहीं होता और जिनका घर नहीं होता उनके लिए जगह का प्रश्न ही कहाँ उठता है। औरतें तो बेजगह है, जो घुट या बेकार हो जाती है, उन्हें औरत कहा जाता है। जैसे अंगुलियों पर बड़े हुए नाखून काट कर फेंक दिए जाते हैं या फिर कंघी में टूटे फंसे बाल जिन्हें साफ करके झाड़ कर कचरे में फेंक दिया जाता है, वैसे ही जब औरतों को बुहार दी जाती है तो उनके घर दर तथा अपने पराये लोग भी छूट ही जाते हैं। उनकी सभी जगहें जिनसे हमें अर्थात लड़कियों को कहीं लगाव सा हो गया था, वे भी छूट जाते हैं। लेकिन समाज में कहीं एहसास नहीं हुआ कि नाखून काटने वाले में गलती से नाखून फंस गया हो या गलती से बाल कंघी में ही छूट गए हों, ऐसा एहसास कभी हो ही नहीं पाया। अर्थात अपनों ने भी हमें अर्थात घर की बेटियों को तुरंत ही झटक कर निकाल दिया। कभी भी किसी ने हमें रोकने का प्रयास ही नहीं किया। हमें कभी किसी ने अपना समझने का एहसास तक नहीं होने दिया। इस प्रकार हम इन पंक्तियों के विशेष की बात करें तो नेलकटर या कंघियों में फंसे पड़े होने का एहसास नहीं होने दिया। इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ कवित्री ने बहुत ही मार्मिक ढंग से स्त्री के जीवन की कथा को बयान किया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। परंपरा से छूटकर बस यही लगता है, किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिट की छोटी सी पंक्ति हूँ, चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सब प्रसंग, सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़ कर पहुँची हूँ, ऐसी ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि समाज, घर, परिवार ने हमेशा से ही औरतों के अस्तित्व को अपमानित किया है। साधारणतः हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है, वैसे ही औरतों की भी इच्छा होती है। इस बात की यहाँ चर्चा कही गई है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि समाज में औरतों को बुहार कर फेंक देने की परंपरा से छूटकर मुझे तो यह लगता है जैसे मैं किसी बड़े क्लासिक पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर लिखी हुई पंक्ति हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुझे पढ़े, फिर भी अगर कोई पढ़े तो मेरी सप्रसंग व्याख्या करे, अर्थात मेरे दुख दर्द को समझने की कोशिश करे और ससंदर्भ मेरी यहाँ तक की यात्रा की मुश्किलों का कम से कम उल्लेख तो करे और व्याख्या में मुझे संत तुकाराम के अधूरे अभंग की तरह पावन भावना से पढ़े। इस प्रकार इन पंक्तियों में हम विशेष की बात करें तो यहाँ कवित्री ने अनावश्यक और बेजगह माने जाने वाली औरत की कोमल पावन भावना के तुकाराम संत के अभंग से तुलना की है। यहाँ कवित्री कहती है कि हमें अर्थात स्त्रियों को लंबे समय से
कितना भी अपमान क्यों ना सहना पड़ा हो, फिर भी उसकी अर्थात स्त्रियों की भावनाएं आज भी अत्यंत पावन तथा कोमल है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अनामिका जी ने कितनी मार्मिकता से यहाँ स्त्रियों के सामाजिक और मानसिक दशा का वर्णन किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह मेरा व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।